नंबर 1, स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज के डायरेक्टर है ओनी सेन। ओनी का जापानीज में मतलब होता है असुर, यानी टेक्निकली ये सीरीज असुर ने बनाई है और इस शो पे भी असुर का ही राज है। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है रियल डिटेक्टिव में। मैं आपका अपना पर्सनल फिल्मी जासूस। आज मैंने असुर वेब सीरीज का सेकंड सीजन फ्रेम बाय फ्रेम देखा और 25 डिटेल्स नोटिस किए, लेकिन उनमें से 19 डिटेल्स के बारे में ही इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिनके वजह से ये सीरीज आपको फिर एक बार देखने और सोचने पे मजबूर कर देगी। आगे इसी वीडियो में हम असुर सीजन 3 के थियोरीज के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं पॉइंट पे। नंबर 2, निखिल एंड टीम जब पुष्कर जौहरी के घर जाते हैं तब वहाँ निखिल रिया के ड्राइंग्स नोटिस करता है, जो हमने ऑलरेडी सीजन 1 में निखिल और नैना के यूएस वाले घर में नोटिस किए थे। नंबर 3, He was experimenting on us like fucking lab rats. Sandhya, Riya, they were just experiments. और लिटरली यही चीज सीजन 1 में केसर ने भी बताई थी कि सभी लोग सब्जेक्ट्स है एक बड़े एक्सपेरिमेंट के। हॉस्टेजेस नहीं, सब्जेक्ट्स है वो। बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है ये। नंबर 4, शुभ के सृष्टि में हम ये साइन देख पाते हैं जो इन्फिनिटी साइन है, क्योंकि सृष्टि में हर एक युग एक के बाद एक आते ही रहते हैं। यानी पहले सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग, और कलयुग में कली को मार के कल की अवतार फिर से सतयुग लाएंगे और फिर ये साइकिल रिपीट होती जाएगी जो अनंत काल तक यानी इनफाइनाइट टाइम तक चलेगी। यही ये साइन इंडिकेट करता है। नंबर 5, इस सीन में केसर एटीएफ को चकमा देके भाग जाता है और एटीएफ ऑफिसर्स पैनिक होके उसे मिस कर देते हैं, लेकिन हम यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि ये टैंकर के पीछे एक रेड कार रुकी है, जिसमें बैठकर केसर दूसरी डायरेक्शन में निकल जाता है। नंबर 6, यहाँ रसूल मल्टीप्लेयर गेमिंग कंसोल से कम्युनिकेशन करता है, जो कि इंस्पायर्ड है नवंबर 2015 के पेरिस अटैक से, जहाँ टेररिस्ट ग्रुप ने ऐसे ही बिना इंटेलिजेंस के रडार में आए गेमिंग कंसोल के थ्रू कम्युनिकेशन किया था और अटैक को अंजाम दिया था। नंबर 7, ये सीरीज डीजे और शुभ का संघर्ष है और दोनों की सोच में बहुत सिमिलैरिटीज है। पास्ट है ना, अक्सर फ्यूचर का पता क्लियरली बता देता है। यही सेम चीज शुभ भी यहाँ बोलता है, ताकि भविष्य का अनुमान भूत और वर्तमान के दृष्टिकोण से लगाया जा सके। और इसी सिद्धांत से यानी पास्ट के डेटा की हेल्प से फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए शुभ अश्वत्थामा प्रोजेक्ट बनाता है और डीजे इसी सिद्धांत के अनुसार शुभ के पास्ट में जाके शुभ को प्रेजेंट में ट्रैक करने की कोशिश करता है। Now there's only one way to catch him. Track his past. नंबर 8, ईशानी को मेरे बारे में जरूरत से अधिक जानकारी हो चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी मूर्खता ने पूर्व निर्धारित घटनाओं के प्रवाह में अड़चन डाली है। छोटी घटनाओं के सूक्ष्म परिणाम कितने बड़े परिवर्तन लाते हैं, क्या ये तुम भूल चुके हो? इसी को कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। इसके मुताबिक हर छोटे छोटे इवेंट्स में फ्यूचर में बड़े चेंज लाने की शक्ति होती है। एंड एज वी नो, शुभ ने अश्वत्थामा प्रोजेक्ट की हेल्प से फ्यूचर प्रेडिक्ट करके रखा था। भगवान प्लान नहीं बनाते, फ्यूचर डिजाइन करते हैं। वैसे देखा जाए तो कलयुग के अंत जैसी बड़ी घटना में ईशानी का अनप्लान्ड मर्डर बहुत ही छोटी सी घटना थी, लेकिन बटरफ्लाई इफेक्ट थ्योरी के अनुसार अब ये छोटी सी घटना भी शुभ ने किए हुए फ्यूचर प्रोजेक्शंस को पूरी तरह से चेंज कर देगी और इसी की भरपाई करने के लिए रसूल को अपनी जान गंवानी पड़ती है। नंबर 9, यहाँ ईशानी रसूल के घर असुर के ड्रॉइंग्स देखती है, जो कि सेम शुभ के ड्रॉइंग्स जैसा ही है, और ये हम नोटिस करते हैं जब लोलार्क शुभ के घर में उसकी स्केच बुक देखता है, लेकिन इन स्केचेस के बारे में सिर्फ लोलार्क और डीजे ही जानते थे, इसीलिए इस चीज को ईशानी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती, क्योंकि इसके पहले ईशानी ने वो ड्राइंग्स कभी देखे ही नहीं थे और इसीलिए वो इसके बारे में निखिल को यहाँ नहीं बताती, सिर्फ खुद के पर्सनल वीडियोस के बारे में ही बताती है। नंबर 10, यहाँ आप पूरे सीजन में निखिल को कुछ पिल्स खाते हुए देख सकते हो जो एंटी डिप्रेशन पिल्स है, और निखिल कुछ ज्यादा ही क्वांटिटी में वो पिल्स लेता है। निखिल, मैंने तुम्हें 1 महीने का डोज दिया था और वो भी 7 दिन पहले। और इन पिल्स के ओवरडोज के वजह से साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि आप ठीक से सोच नहीं सकते, डिल्यूजन पैदा होता है, और इसीलिए यहाँ ईशानी निखिल को रसूल के पेनड्राइव में उसके पर्सनल वीडियोस दिखाती है और तब निखिल बोलता है शक करना बनता है, केस करना नहीं। जो एविडेंस तुमने ढूंढा है उससे रसूल पर शक करना बनता है, केस नहीं। एक्चुअल में यहाँ केस करने की भी जरूरत नहीं थी। अपने कुलिक को स्टॉक करने के रीजन से निखिल रसूल के ऊपर इंक्वायरी बिठा के केस से हटवा भी सकता था, लेकिन पिल्स के साइड इफेक्ट्स के वजह से ठीक से ना सोच पाने के कारण वो ईशानी को वेट करने बोलता है। नंबर 11, आपने अलादीन और उसके जादुई चिराग की कहानी तो सुनी होगी। उस जादुई चिराग जैसे यहाँ डीजे इस चीज को घिसता है और जीनी के रूप में अनंत यहाँ आता है, जो ये फोरशैडो कर रहा था कि सीरीज में आगे अनंत डीजे के लिए एक जादुई जीनी जैसा ही काम में आएगा।
नंबर 12। तुमने लोलाक को मार दिया, मेरे भाई जैसा था, पता है ना। यस, डीजे लोलाक से बहुत क्लोज था, जो हम थ्रू आउट द सीरीज नोटिस करते हैं। जब भी लोलाक का जिक्र होता है अब डीजे का दर्द महसूस कर सकते हो, जैसे यहाँ। इन्फॉर्मेशन हमको मिली थी वो तब जब मैंने लोलाक को बनारस भेजा था। और यहाँ भी। रसूल किल्ड लोलाक। नंबर 13। जब ईशानी मारी जाती है उसके लिए निखिल खुद को जिम्मेदार समझता है और नुसरत उसे समझा दी है कि उसकी कोई गलती नहीं थी। स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ, तुम्हारी गलती नहीं है। मेरी गलती है नुसरत। पता है कैसा महसूस होता है जब तुम किसी का भरोसा तोड़ते हो? तुमने किसी का भरोसा नहीं तोड़ा निखिल। ये सीन नेक्स्ट वाले सीन को फोरशैडो कर रहा था, जब निखिल और नुसरत के रोल्स एक्सचेंज हो जाते हैं और नुसरत अपनी बहन को बचाने के लिए एक अनजान लड़की को मार देती है और खुद को उसका जिम्मेदार समझती है। इस सीन में निखिल नुसरत को समझाता है कि जो भी हुआ उसमें नुसरत की कोई गलती नहीं थी। ये दोनों सीन्स बखूबी लिखे गए हैं। दोनों सीन्स में सिचुएशन सेम थी, लेकिन दोनों के रोल्स एक्सचेंज हो गए थे। नंबर 14। ब्रह्मांड में हर स्पंदन की प्रतिक्रिया होती है, और इसे कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, जो यहाँ के सर ने कोट किया है, जो बोलता है फॉर एवरी एक्शन इन नेचर देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। चोट मुझे लगेगी पर दर्द नुसरत जी का होगा। यानी यहाँ जितना एक्शन केसर पे निकलेगा उतना ही रिएक्शन यानी दर्द नुसरत को वहाँ होगा। सच में इस सीरीज के डायलॉग्स बहुत स्टडी और रिसर्च करके लिखे हैं। नंबर 15। शुभ का नॉलेज और पावर ऑफ स्पीच उसकी स्ट्रेंथ है। पावर ऑफ स्पीच से सिर्फ वो अपने फॉलोअर्स ही नहीं, डीजे को भी नैतिकता छोड़ने पे मजबूर कर देता है। इस असफलता का कारण है तुम्हारी नैतिकता। इस युद्ध में जब तक अच्छाई को अपनी ढाल बनाकर लड़ते रहोगे, तुम्हारी मर्यादा इसी तरह तुम्हें पराजित करती रहेगी। और यहाँ से सीरीज में डीजे हमेशा हमेशा के लिए नैतिकता का दामन छोड़ देता है और वैसा करने से वो सफल भी होता है। नंबर 16। सीरीज में पॉल और डीजे की राइवलरी से तो आप वाकिफ है। बहुत सारी जगहों पे उनकी नोक झोंक भी होती है, जैसे यहाँ पॉल बोलता है मैं इस मिशन को लीड कर रहा हूँ और तुम मुझे फॉलो करो। उस पे डीजे बोलता है ओके फॉलो मी। आई नो हमें एज अ टीम काम करना पड़ रहा है डीजे, but just remember, I'm still leading this mission. Sure. Follow me. तो एक तरह से डीजे पॉल को चिढ़ा रहा था और बता रहा था कि हमेशा तुम्हें मुझे फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 17। ये सीरीज टेक्निकली बहुत ही परफेक्ट है और बहुत स्टडी करके बनाई है, इसीलिए छोटी सी भी गलती नोटिस हो जाती है और बहुत लोगों ने इसे नॉर्मल स्पीड में मिस भी किया होगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि फर्स्ट सीजन की घटनाएं 2018 में होती है, जहाँ संध्या राजपूत वाले कोऑर्डिनेट्स निखिल को 1 मार्च 2018 में मिलते हैं। सेकंड मैसेज 15 दिसंबर। थर्ड मैसेज 1 मार्च। यानी सीजन 1 2018 में चल रहा था और जब शुभ को जेल भेजा जाता है वो 10 साल पहले यानी 2007 या 8 में होता है। और वही सीजन 2 भी 2018 में चल रहा होता है, क्योंकि केसर जो सीजन 1 में पकड़ा जाता है वो 3 महीने से कम समय के लिए जेल में रहता है, जो यहाँ क्लियरली पॉल बोलता है। उस विक्टिम की डेथ को 10-12 दिन हो गए। केसर तब जेल में था। रिपोर्ट में मेंशन कर दो कि विक्टिम की डेथ 3 महीने पहले हुई थी, बिफोर केसर्स अरेस्ट। यानी दोनों सीजन 2018 में ही चल रहे हैं। तो पहली गलती यह है कि सीजन 2 में वो लोग जेल से भागते हैं और शुभ जगदीश मुंडा को मारता है। उस सीन में यहाँ नीचे लिखा आता है 16 साल पहले यानी 2002 की घटना बताई है, ना कि 2008 की, जो एक मिस्टेक है। एक्चुअल में यहाँ नीचे कैप्शन में 10 साल पहले लिखा हुआ आना चाहिए था। पॉइंट 18 मिस्टेक नंबर 2। यहाँ जब प्रेजेंट में यानी 2018 में 3 मर्डर्स एक साथ होते हैं, उसकी न्यूज़पेपर की खबर यहाँ हम देख पाते हैं। उसी न्यूज के साथ 2007 की ये जगदीश मुंडा की डेड बॉडी वाली न्यूज भी हम नोटिस कर पाते हैं। दूसरे एक सीन में नैना क्लियरली डीजे को बोलती है कि ये खबर 2007 की है। 17 अगस्त 2007 मिर्जापुर घाट पर एक डेड बॉडी मिली, अनआइडेंटिफाइड। यानी 2018 की न्यूज़पेपर में 2007 की खबर, जो अगेन एक छोटी सी मिस्टेक है और सीरीज के स्टोरी पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन मैंने नोटिस किया तो बता दिया। नंबर 19। अब बात करते हैं सीजन 3 की थ्योरीज पे। सीजन 2 का एंड भी सीजन 1 की तरह ओपन एंडेड रखा है, यानी सीजन 3 पक्का आएगा। शुभ तो मर गया, लेकिन असुर मरा नहीं, क्योंकि असुर कोई एक इंसान नहीं है, वो है एक सोच, एक कॉन्सेप्ट। असुर जो है ना, इट्स नॉट अ वर्ड, इट्स अ कॉन्सेप्ट। यानी शुभ ने मरने से पहले ये लेगेसी आगे किसी को पास ऑन की होगी और इसीलिए शुभ होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अस्तित्व के परे जा चुका हो उसे तुम तो क्या, तुम्हारा ईश्वर भी नहीं मिटा सकता।
थ्योरी नंबर 1, अगर सभी कैलकुलेशंस देखे तो नेक्स्ट असुर होने के सबसे ज्यादा चांसेस है वृंदा के, क्योंकि एंड में जब टीजे वृंदा को मिलने जाता है तब वहाँ उसे वही असुर के ड्राइंग्स देखने मिलते हैं। लेकिन क्या वृंदा शुभ की तरह शार्प है? थ्योरी नंबर 2, शायद ऐसा भी हो सकता है जैसे ये माँ बच्चे वाली स्टैचू फोरशैडो कर रही है कि वृंदा और शुभ का कोई बच्चा हो, वो भी अगला असुर हो सकता है। थ्योरी नंबर 3, और शुभ का ये डायलॉग कली अनंत है, इसलिए कली अनंत है। ये शायद इंडिकेट कर रहा है कि अनंत ही शुभ और वृंदा का बेटा हो और वही अगला असुर हो सकता है। मुझे पता है कि ये बहुत ही वाइल्ड थियोरीज है, लेकिन ये सीरीज बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है और कुछ भी हो सकता है। और ये तो डेफिनेटली है। यहाँ हिमाचल में जैसे ये क्वांटम कंप्यूटिंग का एक सेटअप हमें सीजन 2 में देखने मिला था, वैसे और भी कहीं बैकअप वाला सेटअप शुभ ने क्रिएट किया हो, जहाँ से ये नया असुर काम आगे बढ़ाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही असुर का आगे भी मेन वेपन होगा। तो दोस्तों ये था मेरा ब्रेकडाउन असुर सीजन 2 फ्रेम बाय फ्रेम देखने के बाद, एंड आई होप ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।